प्रणाम, नमस्कार आप सबको। आज उत्तराखंड के लिए एक बड़ा दिवस बता रही है सरकार, पर यह आगाज है आने वाली संस्कृति का हनन का, और यकीनन हम ऐसे होने नहीं देंगे। कुछ खास बिंदु हैं जो आपके समक्ष रखने जरूरी हैं, और मुझे लगता है ये एक वक्त है जब उत्तराखंडियत एक हो रही है, जब उत्तराखंड एक हो रहा है, और ऐसी चीज़ों को लेकर आना ये यकीनन यकीनन हमारे पूरे प्रदेश के लिए बहुत चिंताजनक विषय है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, वो तमाम बातों पर भी आऊंगा। जिन लोगों को लगता है कि यूसीसी ठीक है, वो केवल एक आईने से देख रहे हैं। उनका चश्मा बस इस तरफ देख रहा है कि कैसे ये जो बिल है, जैसे कहते ये कानून जो है यूसीसी, ये एक खास वर्ग यानी कि मुस्लिम वर्ग के लिए बहुत हानिकारक है, तो इससे हमें बड़े मजे आएंगे। ऐसा होने वाला कुछ नहीं है, आप समझिएगा। हम पहले ये समझें कि हम दूसरे के लिए प्रतिघात तो बना रहे हैं, लेकिन उसका आत्मघात कितना होगा, उससे खुद को कितना नुकसान होगा। कुछ कुछ इस बिल में जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताऊं, जो कि पहले से ही हमारे कानून में हैं व्यवस्थाएं। जैसे कि 2 शादियां नहीं कर सकते, वो पहले से ही है। इसमें एक और चीज देखी गई है कि बच्चों के अधिकार, तो वो बच्चों के अधिकार वैसे ही हैं। वो पहले एक लॉ आया था जब बच्चियां भी अब अपनी पैतृक संपत्ति पर अपना अधिकार बेटियां पा सकती हैं, तो वो पहले से ही है। इसमें ऐसा नया क्या है जो हमारे काम आएगा? फॉरगेट अबाउट इट कि आप मुस्लिम पर्सनल लॉ का विरोध कर रहे हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म हो जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है, पर उससे आम जनता को क्या फायदा होने वाला है, ये बड़ा प्रश्न है, जो धामी जी ने या उनके पूरे मंत्रिमंडल ने आज ना तो बताया किसी को कि क्या इसका फायदा होने वाला है, और ना ही कुछ और। सबसे बड़ी बात है, ये बिल बताता है कि भैया सबके लिए एक समान है। पहले ही इसमें एक आरक्षित लाइन है कि जो हमारे जहां जहां ट्राइबल्स हैं वहां ये अलाउड नहीं होगा, तो चाहे वो देहरादून के हमारा चक्रौता जौनसार वाला क्षेत्र हो, चमोली का क्षेत्र हो, पिथौरागढ़ धारचूला वाला क्षेत्र हो, ऐसे कई जगह है जहां ये एप्लीकेबल ही नहीं है। तो ये समान नागरिक कैसे हो गया, पहला प्रश्न। चलो दूसरा, चलो आपने ये लागू भी किया, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ थोड़ा सा चीजें बताता हूं। ये कैसे हमें पाश्चात्य संस्कृति की तरफ धकेलेगा ये इकलौता बिल, और इसके बाद क्या कुछ होगा समझिएगा। हमने मूल निवास भू कानून हमेशा मांगने का प्रयास किया और हमेशा उस पर संघर्षरत भी रहे। पिछले 1-1.5 वर्ष से तो लगातार ये मांग उठी है, और आम जनता उत्तराखंड की आज चाहती है कि कैसे भी हो ये बिल हमें मिले। मूल निवास भू कानून जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमें चाहिए, उसके लिए लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन इनका मानना है कि नहीं, हम आपको ये तो नहीं देंगे, लेकिन जो हम देंगे वो तुम ग्रहण कर लो। क्यों क्यों आखिर प्रयोगशाला बनाने पर तुले हैं धामी जी उत्तराखंड को, यह बड़ा प्रश्न है। क्यों नहीं, जो यहां पर तमाम ठेकेदार हैं, जो कि कुछ राजस्थान से आ रहे हैं, तो कुछ आपके गुजरात से आ रहे हैं, वहां गुजरात में ये क्यों नहीं शुरू किया गया? क्यों नहीं ऐसे कई ऐसे प्रदेश हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां इसको लागू किया जाए या वहां प्रयोग किया जाए? टारगेट बस एक उत्तराखंड है, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि उत्तराखंड के लोग कुछ नहीं बोलने वाले। अच्छा, मैं एक स्पेसिफिक बता दूं, उत्तराखंड जब मैं बोल रहा हूं तो मैं केवल ये नहीं बोल रहा हूं कि पहाड़ी मूल, मैं यहां ये नहीं बात कर रहा हूं कि गढ़वाल या कुमाऊं केवल। मैं उन लोगों की भी बात कर रहा हूं जो उत्तराखंड में कई वर्षों से रह रहे हैं और उत्तराखंड का एक हिस्सा है। भले ही तराई के क्षेत्रों में वो रह रहे हैं, पर वो उत्तराखंड का हिस्सा हैं। उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं जो लोग यहां, अब यूसीसी में क्या एक नियम है, प्रावधान इन्होंने लाया है कि अगर कोई व्यक्ति 1 वर्ष से अधिक राज्य में है तो वो स्थायी निवास हो जाएगा। यानी कि वो तमाम ठेकेदार जो कभी गुजरात से, सोचिएगा केदारनाथ की जो हमने सड़क उधेड़ी थी, वो गुजरात का कोई ठेकेदार बना रहा था। ऐसे ही केदारनाथ धाम में जो काम चल रहे हैं वो कहां कहां के ठेकेदार हैं वो पता नहीं। बद्रीनाथ धाम में जो चल रहा है वो पता नहीं कहां के हैं। जागेश्वर में क्या हो रहा है, बागेश्वर में क्या हो रहा है, कहां से ठेकेदार काम कर रहे हैं, ये तमाम लोग अलग अलग राज्यों से हैं। और अगर वो किसी एक जगह पर 1 साल से अधिक हैं तो यानी कि उनको स्थायी निवास दिया जा सकता है, ये लॉ कह रहा है। अब समझिएगा यहां पर, यानी कि बाहर के लोगों को आपको यहां पर रोकने की, उनको यहां रुकने की व्यवस्था बनानी आपने सुदृढ़ कर दी है। वो अभी अभी हमने देखा कि कैसे नगर निगम जो चुनाव हुए हैं ऋषिकेश में, उसमें जो चीजें सामने आई हैं कि कैसे
आज एक बिहार मूल का व्यक्ति आज हमारा एक जो प्रमुख केंद्र है, देवभूमि का जो मुख्य द्वार है, उसका मेयर आपने बना दिया। ये तो शुरुआत भर है। यहां से कल जो एक और प्रकरण हुआ, आप सब लोगों ने देखा होगा कि प्रणव कुमार चैंपियन और उमेश कुमार दोनों ही किस तरह से लड़े भिड़े। आज कोर्ट में मामला गया, एक को जेल हुई, एक को बेल हुई। ये तमाम क्यों हो रहा है? क्योंकि स्थायी निवास प्रमाण पत्र इतना आसान हो जाएगा आपको मिलना कि कोई भी आके यहां पर कार्य करता रहेगा। अब मैं पाश्चात्य संस्कृति की क्यों बात कर रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं, पर पहले ये समझिएगा हमारे जो मौलिक मूल अधिकार हैं, मूल निवासी होने के नाते, वैसे बहुत अनफॉर्चुनेट है कि आज हमारा मूल निवास भी नहीं है। कहीं नहीं पता चल रहा है कि हम भी मूल निवासी हैं या नहीं, क्योंकि हमारा जो मूल निवास का जो प्रमाण पत्र बनता है उसके ऊपर भी लिखा हुआ है स्थायी निवास प्रमाण पत्र। ये लड़ाई थी, ये मांग थी जो मांगी गई, और ये इनके सबसे बड़ी बात है। यूसीसी तो कभी भी इन्होंने जो अपना फॉर्मेट दिया था उसमें भी इन्होंने कभी नहीं कहा कि हम ये लेकर आएंगे, क्योंकि मांग हुई थी मूल निवास भू कानून की, और ये बात करते रहेगी यूसीसी की। क्यों हो रहा है? कैसे ये तंत्र गुजरात से आकर यहां पर हावी होने वाला है? कैसे यहां पर बाहर के लोगों को बसाने का एक प्रयास है, और शायद धीरे धीरे आप देखेंगे, ये बहुत ज्यादा देर नहीं, अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह पर ये लोग बस जाएंगे। उससे कहां कहां खतरा होगा वो मैं आपको बताऊं। जो हमारा परिसीमन होना है अभी विधानसभा का, जब हर जगह लोगों को बसा दिया जाएगा, जैसे कि अभी आप एग्जाम्पल ले लो, रायपुर जो विधानसभा है वहां का आपने वोटिंग देखा होगा कि वहां की जो विधायक हैं वो तकरीबन 60-65 हजार वोटों से जीतते हैं। उन लोगों को वहां बसाया गया है। ऐसे ही कुछ और जगह पर, पहाड़ों की सीटों पर भी अलग अलग जगह जाकर लोगों को बसाया जाएगा। वो वहां के स्थायी निवासी हो जाएंगे। फिर आम जनता और जो आज उत्तराखंड के लोग हैं उनको और बाहर वालों को, हम सबको एक सामंजस्य बनाना पड़ेगा। वो कैसा बनेगा, कैसे नहीं होगा, वो शायद आपको अभी तक समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब चुप नहीं रहना है, उस पर भी मैं आ रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं जो पाश्चात्य संस्कृति की आज बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा, और अक्सर क्योंकि अमूमन हम लोग पिक्चरों के माध्यम से ही देखते हैं, या कुछ हमारे मित्र हैं जो बाहर विदेशों में भी हैं, खासकर हमारे होटेलियर्स भाई जो बाहर होते हैं विदेश में, वो वहां की संस्कृति को देखते हैं। वहां पर देखा जाता है अक्सर एक सिंगल मदर है, सिंगल मदर कॉन्सेप्ट या फिर सिंगल फादर कॉन्सेप्ट। वो क्या होता है वहां पर, ब्रिटेन में आप यूके में जाएं या यूएस में, वहां पर आपने देखा होगा कि कैसे दंपति बिना शादी के साथ रहते हैं और फिर बच्चे हो जाते हैं। फिर क्योंकि दोनों की शादी नहीं हो रखी है तो दोनों आपस में अलग हो जाते हैं, और कोई सिंगल पेरेंटिंग यानी कि एक महिला अकेले बच्चे को लेकर चलती रहती है। बहुत सारी चीजें होने वाली है, आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत लंबा नहीं मैं जाऊंगा, आप समझिएगा। तो इस तरह की एक प्रणाली अब क्या हो जाएगा उत्तराखंड में, आप लिव इन रिलेशनशिप में, क्योंकि आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा एक पेरेंट्स की, एक माता पिता की तरफ से। सोचिएगा, एक बिटिया हमारी, एक बेटा हमारा जो कि डिसाइड कर लेता है। पहले क्या होता था, शादी के लिए भाई आवेदन में समय लगेगा, कोर्ट में भागना पड़ेगा, तमाम चीजों की, तब कोर्ट मैरिज करते थे, और उसके बाद उनको वहां से बाहर निकालना। अगर वो दोनों पति पत्नी की तरह रूप में रह रहे हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा है तो एक व्यवस्थित कानून है उनके लिए। लेकिन अब क्या होगा, लड़का लड़की अगर शादी कर लेते हैं या शादी नहीं करते हैं और लिव इन में रहते हैं, सोचिएगा किसी तरह से जो भी चीजें हुई, अगर लड़का लड़की अलग हो गए तो हमारे समाज में कितना हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। बाई चांस इस दौर में बच्चा हो जाता है तो वो सिंगल पेरेंट्स को कैसे अलाउ करेंगे। एक माँ जो एक बेटे के साथ है, उसकी शादी करवाना कितना आसान हो जाएगा आम जनता के लिए या आम परिवार के लिए। यहां तक तो चलो कोई तलाकशुदा अगर लड़की है या तलाकशुदा कोई लड़का है तो फिर भी समझ में आता कि यार तलाक हुआ और उसके बाद शादी हुई। लेकिन अगर इस परिस्थिति में किस तरह से ये बढ़ जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, आज भी कोर्ट में इतने सारे केस हैं परिवार के जहां पर ये तमाम मुकदमे सिविल के लगते रहते हैं। पहले ही इतनी फाइल्स हैं जहां पर की तमाम चीजें होती हैं। आज वो सिंगल पेरेंटिंग के बाद आने वाले जो केसेस हैं, जिनको ये बोल रहे हैं कि हमने उनको कानूनी हक दे दिया है, आप कानून से भाग नहीं सकते, तो ऐसे कितने केसेस आ जाएंगे। क्योंकि ये बड़ा आज का जो युग है ना, हमारे जो युवा हैं वो वैसे ही बहुत इजी गोइंग हैं। अगर उनको ये इजी गोइंग मेथड एक बार समझ में आ गया और उसमें वो पढ़ने लगे धीरे 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 धीरे, एक दूसरे को देख देख के, लिव इन रिलेशनशिप में रह के, वो फॉर्मेट में साइन कर करके और तमाम चीजों को लेकर, हमारी ये
सभ्यता हमारी, ये संस्कृति कहां जाकर जाने वाली है, इस पर आप गौर जरूर कीजिएगा। मैं वही बोल रहा हूं, इसको केवल एक चश्मे से मत लगाकर देखिएगा कि यार यहां तो ये बढ़िया हुआ है, ये पर्टिकुलर धर्म हमें नहीं पसंद है, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, ये भी हमारी तरह लॉ फॉलो करेंगे। अरे उससे आपको फायदा क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है नुकसान ही हो रहा है। इंडिविजुअल आप देखिएगा। और सबसे बड़ी बात है, आज जब हमारा ये प्रदेश है जैसा भी है, हम संस्कृति वाहक तो हैं, हम देवभूमि हैं। मैं केदारनाथ की घाटी से आता हूं। अगर केदारनाथ के इर्द गिर्द ऐसा होने लगे, अगर बद्रीनाथ के इर्द गिर्द ऐसा होना लगे, गंगोत्री यमुनोत्री के इर्द गिर्द ऐसा होने लगे, ऐसा अगर सोचिएगा हमारे नैनीताल भवाली जहां नीम करोली बाबा का दरबार है, वहां कहीं ऐसा कुछ होना लगे, जागेश्वर धाम में कुछ ऐसा होने लगे, ऐसे जगह अगर इस तरह से कृत्य होने लगे तो हम क्या अपनी संस्कृति को बचाएंगे? किस तरह की संस्कृति होगी? सोचिएगा। दो लोग एक साथ गए, 2-3 साल साथ रहे, बच्चे हो गए, फिर अलग हो गए। अब उनका आगे क्या? क्योंकि उनका जो मैरिटल स्टेटस है वो तो सिंगल है, लेकिन वो सिंगल पेरेंट है। वो लड़की उस बच्चे के साथ कहां जाएगी? क्या वो दोबारा शादी करेगी? और फिर किस तरीके का एक समाज का निर्माण होगा? और आज आप यकीन मानिएगा, चाहे वो यूके हो, यूएस हो, वो वापस से दे आर गेटिंग इनटू मैरिटल थिंग्स, वो वापस से शादीशुदा उन संबंधों में आ रहे हैं। उनको पता है कि आज उनके देश की हालत इन तमाम चीजों की वजह से, जो पाश्चात्य संस्कृति के जो बड़े बड़े इनके सपने होते थे, वो सब टूट के चकनाचूर हो गए। तो अब वो वापस से शादी में आ रहे। और हमारे यहां क्या बात कर रहे हैं कि आप शादी से अलग होकर अब सिंगल पेरेंटिंग या इस तरह से, ये बढ़ावा ही है। क्या जरूरत आन पड़ी है ऐसा करने की, या इसको एक कानून का रूप देने की? और कहां कहां तक हम पहाड़ों पर इसको बचाएंगे, ये बड़ा प्रश्न है आप सब लोगों के लिए। इस बारे में चिंतन कीजिएगा, मंथन कीजिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सारी चीजें गलत हो सकती हैं इसमें, लेकिन कुछ क्लॉज हैं जो बिल्कुल गलत हैं, जो यकीनन इस चीज को, हमारी संस्कृति को, हमारी देवभूमि को उधेड़ने के लिए बहुत है। हम इस पर बिल्कुल ऐसा होने नहीं देंगे, यकीन मानिएगा। एक क्षेत्र जहां से मैं आता हूं वो केदारनाथ की भूमि है, और वहां से यकीनन हम ऐसा नहीं होने देंगे। और उसके लिए जो कुछ बन पड़ता है वो करेंगे, चाहे गांव गांव जाना पड़े, लोगों को समझाना पड़े, कुछ आंदोलन इसमें करने पड़े, कुछ धरने इसमें करने पड़े। आप सब लोगों का सहयोग भी चाहिए होगा, आप सब लोगों का साथ भी चाहिए होगा, क्योंकि आने वाली नस्ल को ये बिगाड़ के रख देंगे। ये हमारे यहां इतना कुछ भर जाएगा, हमें समझ नहीं आएगा कि ये किसका है और वो किसका। आज अगर पहाड़ों पर हम अपने घर के दरवाजे खुले छोड़कर जाते हैं, क्योंकि पड़ोसी हमारे सदियों से, वर्षों से नहीं, सदियों से हमारे वो पड़ोसी हैं, लेकिन कल को सिचुएशंस बदल जाएंगी। आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसा माहौल होगा जो हमें और आपको समझ नहीं आएगा। मुझे समझ नहीं आता जो लोग इस पर ताली बजा रहे हैं कि बहुत कुछ अच्छा हो गया है या होने वाला है, या ये बहुत अच्छा एक फैसला है, तो यकीनन आप गलत सोच रख रहे हैं। इसके बारे में सोचिएगा, इसको पढ़िएगा। मैं कुछ अखबार की कटिंग लेकर आपसे बात कर रहा हूं, जो कि इन्होंने कुछ अधिकारों की जो बात की है कि तलाक पर पति और पत्नी को एक जैसे अधिकार होंगे, तो ये अधिकार तो पहले से ही है। बहु विवाह पर रोक लगेगी, ये व्यवस्था भी पहले से ही है। गोद लेना आसान होगा, आज भी गोद लेना आसान ही है। विवाह की उम्र 18 और 21 होगी, वो आज भी वैसी ही है। भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम 1872, इससे भारतीय क्रिश्चियन विवाह से हमारा यहां क्या लेना देना, जिसका आप बात कर रहे हैं वो खत्म कर दिया, तो उससे उत्तराखंड के लोगों का कितना भला होने वाला है। मुस्लिम विवाह कानून, ये सुन्नी मुसलमान के लिए नफी कानून, सिया मुस्लिम के लिए इसना आशरी कानून, ये सारे कानून है जो मैं बात कर रहा था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये इंप्लीमेंट होंगे तो किसी एक कास्ट रिलीजन पर होंगे, पर उससे हमारे लोगों पर या हमारे उत्तराखंड पर क्या फर्क पड़ने वाला है, ये एक बड़ा प्रश्न है। हम केवल ये सोचकर खुश हो जाएंगे कि यार ट्रिपल तलाक खत्म हो गया, यही खत्म हो गया, या वो अलग विषय है, पर समझिएगा हमारे लिए ये क्या एक बिंदु इसमें से कोई फायदेमंद हो। विशेष विवाह अधिनियम, बाल विवाह अवरोध, वो तो पहले से है। बाल विवाह, भरण पोषण, महिलाओं को और वृद्ध माता पिता के लिए पूर्व से ही दंड की प्रक्रिया, ये सब चल रहा है। ओल्ड एज एक्ट है, अगर कोई वृद्ध अपने बच्चों से परेशान है तो वो एक्ट में अभी भी जा सकता है, आज भी उस पर केस कर सकता है, आज भी वो अधिनियम है। अनुच्छेद 39 को महिलाओं को निःशुल्क विधिक सहायता, ये भी दे रहे हैं, पहले से ही दे रहे हैं। जो महिलाएं सिंगल हैं,
घर में विडोज हैं उनको पैसा आता है, उनकी पेंशन्स हैं, इसमें ऐसा क्या नया है जो आपने डाला है? बजाय इसके एक जो मैं ये बात कर रहा था कि कैसे लिव इन रिलेशनशिप को ये बढ़ावा दे रहे हैं और उसके बाद जो आने वाला समय है वो कैसे होगा, समझिएगा आप, बहुत बड़ी बात है ये। और कोर्ट में जो केसेस जाएंगे, पहले ही इतने पेंडिंग केसेस हैं फैमिली मैटर्स के, वो बाद में बढ़कर कहां जाएंगे और कैसे फिर उनको तलाश करोगे? क्योंकि जो लिव इन में जाएंगे बच्चे वो तो इधर उधर होंगे अपने पेरेंट्स से, तो फिर न्याय किसको दिलाओगे? सोचने वाली बातें हैं ये तमाम जो चीजें हैं ना, ये सब कुछ नहीं, मतलब हमारे यहाँ ये विविधताएं इतनी सारी हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात, गांवों में जाकर आप किस तरह से लोगों को इस बारे में सचेत करेंगे कि क्या सही होने वाला है, क्या गलत। हर कोई व्यक्ति अगर यूसीसी का लॉ लेके उनको समझाने लग जाए, हमारे पहाड़ में या फिर कहीं पर भी कोई व्यक्ति आपके पड़ोस में आकर रह रहा है और अगले साल, एक साल बाद वो वही सब चीजों के लिए एलिजिबल है जो आपको मिल रही हैं अभी चीजें, तो ये चीजें दे रहे हैं ये परोस के आपको, जो आपने कभी मांगा ही नहीं, जिसकी आपने कभी डिमांड ही नहीं की, वो चीजें आपको इस तरह से मिल रही हैं। तो सोचिएगा आप भी, बहुत ही जल्द हम इस पर एक समिति का निर्माण करेंगे कि कैसे हम यूसीसी का विरोध कर रहे हैं और कैसे हम गांव गांव जाकर लोगों को इसके बारे में अवेयर करेंगे, कैसे कैसे हम अलग अलग, चाहे हर माता से मिलना पड़े, हर पिता से मिलना पड़े, हर गांव में जाना पड़े, हर शहर में हमें जाना पड़े, हम जाएंगे और लगातार संघर्षरत रहेंगे। ये कोई राजनीतिक स्टंट नहीं है, ये केवल अपने मौलिक अधिकारों को बचाने की एक लड़ाई है जो आज हम हमेशा हर जगह पिछड़ रहे हैं। ऐसी ही एक युद्ध, एक द्वंद्व के लिए अभी हम 10-15 दिन का एक पूरा उत्तराखंड का ऑलमोस्ट भ्रमण हमने गढ़वाल से कुमाऊं तक किया था, जहां लोगों को बताया कि कैसे आप भाजपा और कांग्रेस के इतर अब उत्तराखंड को वोट देना शुरू करें, उत्तराखंड के लिए आप उठना शुरू करें, उत्तराखंडियत के लिए बात करना शुरू करें। उसी चीज की अस्मिता को बचाने के लिए एक प्रयास मैं करूंगा, आप करेंगे क्या? ये एक बड़ा प्रश्न मैं आप पर छोड़ दिए देता हूं। आप सब सहयोग जरूर कीजिएगा, यह आवश्यक है, नितांत आवश्यक है, क्योंकि अगर ये प्रथा चल पड़ी, अगर ये चीजें इस तरह से चल पड़ी तो यकीनन भविष्य अधर में होगा और तब हमें आह करने के लिए पल नहीं मिलेंगे, क्योंकि कुछ इस तरह से चीजें हो जाएंगी और बड़ी तीव्रता से बदलेंगी वो। कई जगह आप देखिए जमीन के सौदे कैसे हो रहे हैं, किसको जमीनें दी जा रही हैं, किसको आवंटित हो रही है, कहां क्या हो रहा है, सभी कुछ नेताओं का है, तो आम जनता कहां जाएगी? और जिन लोगों को लगता है कि यार हम हमेशा ही भाजपा विरोधी या कांग्रेस विरोधी बातें करते हैं, तो ऐसा नहीं है। आज कांग्रेस को चाहिए था एक मजबूत विपक्ष के जैसे उठता और इस पर बात करते, इनको इन चीजों को, तथ्य को लाने ही नहीं देते, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं मंडल में हुआ होगा, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं विधानसभा पटल पर भी उठी होंगी। इन मुद्दों को उठाया जा सकता था क्योंकि ये 1 साल से प्रक्रिया चल रही है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें ऑर्डर ये था कि इन्होंने कभी वो जो डॉक्यूमेंट था वो बाहर ही नहीं किया, लोगों को पता ही नहीं चला कि क्या कुछ है इसमें। लेकिन ये 2 पॉइंट जो हैं ये हमारे बहुत हैं कि ये जहर घोलने का काम करेंगे, हमारी संस्कृति का हनन करने का काम करेंगे। वीडियो को भी आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आप सब लोगों से इजाजत जरूर लूंगा और अगली तिथियां क्या कुछ होने वाला है इसमें एक पूरा ड्राफ्ट बनाएंगे। जनता को आज सरकार ये जवाब नहीं दे पाई कि ये क्यों अच्छा है, हम जवाब देंगे कि ये क्यों अच्छा नहीं है, और उस पर आप सब लोग, मुझे यकीन है आप सहमत भी होंगे और आपको समझ भी आएगा हम क्या कह रहे हैं। जल्दी आप लोगों से बात भी करेंगे, जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद देने के लिए। नमस्कार।